हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने दिन को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे होंगे। आपका हमारे चैनल एडुटेक पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं राजस्व लेखपाल के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो अगर आपका भी जो दोस्तों आगे चल के लेखपाल का एग्ज़ाम है तो डेफिनेटली आपको यहाँ से फ़ायदा होने वाला है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, पहले हम थोड़ा इसके सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सीधे आते हैं क्वेश्चन पर। तो सिलेबस में इसके क्या है, हिंदी के कितने क्वेश्चन आने हैं, हिंदी के 25 क्वेश्चन आने हैं। उसके बाद मैथ के कितने आने हैं, तो मैथ के भी 25 क्वेश्चन आने हैं। उसके बाद जीके जीएस इसके कितने क्वेश्चन आने हैं, इसके भी 25 क्वेश्चन आने हैं। और दोस्तों, जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट एक नया टॉपिक मिल रहा है वह है ग्राम समाज एवं विकास, यानी विलेज डेवलपमेंट। तो विलेज डेवलपमेंट से कितने क्वेश्चन आने हैं, यहाँ से भी दोस्तों आपके जो है 25 क्वेश्चन आने हैं, यानी 25 क्वेश्चन 4 सेक्शन से आने हैं। टोटल 100 क्वेश्चन का आपका लेखपाल का पेपर होगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज जो हम लाए हैं हिंदी के 25 क्वेश्चन लाए हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता वह है, तो वह कौन सा समास होता है। वह दोस्तों अव्ययी भाव समास होता है। जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता वह अव्ययी भाव समास होता है। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि अव्ययी भाव समास कहते किसे हैं। तो अव्ययी भाव समास जो दोस्तों होते हैं उसका पहला पद प्रधान होता है, या ऐसे कह लीजिए कि उसका पहला पद अव्यय होता है। अव्यय या निपात में से कोई एक होता है। अब अव्यय क्या होता है, तो अव्यय ऐसे शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों को हम लिंग, वचन, कारक आदि द्वारा बदल नहीं सकते, उसे अविकारी कह लीजिए या अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ एग्जाम्पल से आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए प्रतिदिन, कौन सा, प्रतिदिन। या एक और ले लीजिए आमरण, कौन सा हो जाएगा, आमरण। तो इसका पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी में कौन सा होता है, अव्ययी भाव में पूर्व पद इसका प्रधान होता है। तो पूर्व पद क्या हो जाएगा, प्रति हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अब इसको दोस्तों हम लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर इसका पहला पद ये प्रति क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। तो इसलिए ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला। अब अगला यहाँ ऑप्शन बी में क्या दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद बी में क्या दिया है, द्वंद्व। अब द्वंद्व कौन सा होता है, तो द्वंद्व से दोस्तों आप ऐसे समझ लीजिए कि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में है जो है समानता, इसमें हाइफन लगा रहता है या और शब्द छिपा होता है। एग्जाम्पल से आप और बेटर तरीके से समझेंगे। जैसे कह लीजिए राम और रावण। अब देखिए दोस्तों, इसमें हाइफन शब्द लगा है, बीच में हाइफन लगा है, हाइफन का चिन्ह ये लगा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। इसमें समानता दोस्तों प्रतिस्पर्धा होती है। जैसे राम और रावण, तो समानता इसमें प्रतिस्पर्धा होती है और दोनों पद प्रधान होते हैं और शब्द इसमें छिपा होता है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, इसका ये द्वंद्व हो जाएगा। अब तीसरे पे आ जाइए, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास कौन सा होता है, तो कर्मधारय समास जो दोस्तों होता है इसमें समानता है उपमेय और उपमान में, और विशेषण विशेष का भाव छुपा होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कृष्ण सर्प, कौन सा हो जाएगा, कृष्ण सर्प। ये कौन सा समास हो जाएगा, तो ये आपका जो है कर्मधारय समास हो गया। तो दोस्तों कर्मधारय समास में अब देखिए कृष्ण क्या हो गया, ये इसकी सर्प की विशेषता बता रहा है। कृष्ण सर्प कैसा है, काला सर्प है। कृष्ण का मतलब क्या हुआ, काला। तो अब देखिए सर्प की विशेषता कौन बता रहा है, ये कृष्ण बता रहा है। तो विशेषण विशेष का भाव इसमें छिपा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये कर्मधारय समास हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगले समास पर। जो अगला समास है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो तत्पुरुष समास जो होता है दोस्तों, जिस समास में हम पहला पद संख्यावाची या विशेषण विशेष या उपमेय उपमान ना हो परंतु दूसरा पद प्रधान हो, उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो अगर द्विगु और आपका जो है, द्विगु में क्या होता है, संख्यावाची या कर्मधारय, इनमें से अगर नहीं है तो वो कौन सा होगा, और दूसरा पद उसका प्रधान है तो वो तत्पुरुष समास होगा। अब एग्जाम्पल से आप और अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे कह लीजिए गुरु दक्षिणा, क्या, गुरु दक्षिणा। तो यहाँ पर ये गुरु दक्षिणा कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर क्या है, अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन है सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है।
तो सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है दोस्तों? यहाँ पर गुण संधि का उदाहरण है। अब गुण संधि कहते किसे हैं? जिसमें आप ऐसे समझ लीजिए कि जिसमें एक चोटी लगी रही हो, जिसमें एक मात्रा लगी हो, शब्दों के बीच में जिसमें एक मात्रा लगी हो, तो वह कौन सा होगा? वह आपका जो है गुण संधि होगा। और जिसमें दो लगी हो तो दो में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। यानी ऐसे इसको आप लोग याद कर सकते हैं कि दो अगर लग गया तो वृद्धि हो गई। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं दीर्घ पर। तो दीर्घ में क्या होता है? दीर्घ जो दोस्तों होता है वो आपका जो है सजातीय वर्ण होता है। कौन सा होता है? सजातीय वर्ण। यानी जैसे कह लीजिए आप एग्जाम्पल से आप बहुत बेटर तरीके से समझेंगे। पुस्तकालय क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। अब देखिए इसको अगर संधि विच्छेद हम करेंगे तो पुस्तक प्लस आलय, यानी आ प्लस आ मिल के बन रहा है कि नहीं? बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिल करके क्या बन रहा है? बड़ा आ बन रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये दीर्घ स्वर हो जाएगा, क्योंकि सजातीय स्वर ये हो गए छोटा बड़ा, तो क्या बन गया? बड़ा। तो यहाँ से आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाइए अब गुण में। तो गुण में कौन सा? इसका एग्जाम्पल ले लीजिए आप, रमेश। जैसे आपका रमेश हो गया, उमेश हो गया, महेश हो गया, ये आपके सब जो है किस में आ गए? गुण संधि में आ गए। फिर उसके बाद आ जाइए आप लोग वृद्धि संधि में। तो अब वृद्धि संधि किसे कहते हैं? तो वृद्धि जो होती है दोस्तों वनौषधि। जैसे आप ले लीजिए दो इसमें मात्राएं होनी चाहिए, तो वनौषधि। वनौषधि में कितने मात्राएं हैं? दो मात्राएं हुई कि नहीं हुई? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये आपका वृद्धि संधि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो अब देखिए पुल्लिंग हम लोग सामान्यतः जो है अपने ही भाव से समझेंगे। जैसे सड़क, अब हम लोग क्या बोलते हैं? सड़क अच्छी है, तो ये तो पुल्लिंग नहीं हुआ। उसके बाद आ जाइए अगले पे। अगला क्या है? किताब। अब किताब को हम क्या कहते हैं? किताब अच्छी है। ऐसा तो नहीं कहते हैं कि किताब अच्छा है, किताब अच्छी है। फिर उसके बाद आ जाइए नाक। नाक अच्छी है, ऐसे नहीं बोलते कि नाक अच्छा है, अच्छी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। उसके बाद जो अगला ऑप्शन दिया है दही, तो समानता हम बोलते हैं दही अच्छी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक्सेप्शन है दिया है, अपवाद है दिया है, दही आपका पुल्लिंग होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, दही पुल्लिंग होता है, ये अपवाद है। ठीक है दोस्तों। ये मतलब जैसे हम लोग बोल रहे हैं तो ऐसे नहीं आ रहा, लेकिन ये अपवाद है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अभिकारी, यहाँ अधिकारी नहीं है दोस्तों, गलत टाइप हो गया है, क्या है? अभिकारी। अब अभिकारी अभी मैं बताया था इसके पहले, अभिकारी शब्द कहते किसे हैं? तो जिन शब्दों को हम लिंग, वचन, कारक आदि द्वारा नहीं बदल सकते उसे अभिकारी या इसी को अव्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ से देखते हैं हम लोग, इधर उधर। अब उधर को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जैसे उधर को उधरी या ऐसे नहीं कुछ बना सकते हैं, ऐसा कोई शब्द होता नहीं। इधर को भी हम लिंग वचन के अनुसार इसको नहीं चेंज कर सकते, इधरी या कह लीजिए और कुछ हम इसको जेंडर में चेंज नहीं कर सकते। फिर इसके बाद यहाँ इसमें भी हम लोग नहीं चेंज कर सकते। फिर उसके बाद आ जाइए ऑप्शन ए, यही इसका आंसर हो जाएगा। हाथी को हम जो है हाथिनी कर सकते हैं, यानी इसका लिंग तो चेंज हो जा रहा है। इसकी परिभाषा क्या कहती है कि जिन शब्दों को हम लिंग, वचन, कारक आदि द्वारा नहीं बदल सकते उसे अभिकारी या अव्यय कहते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ हाथी, अब हाथी को हाथिनी तो हम बना सकते हैं, तो इसका जो है लिंग तो चेंज हो जा रहा है, बाकी इनमें तो किसी में चेंज नहीं हो रहा है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब जो है आपके अभिकारी हो जाएंगे। और ये जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है ये आपका विकारी शब्द हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? तो अब देखिए आते हैं, पहले इस पे आते हैं सब कुछ। तो ये तो अनिश्चित है, सब कुछ मतलब अब इसमें कोई फिक्स गिनती तो दी नहीं है। सब कुछ में बहुत कुछ आ जा सकता है। अनलिमिटेड, उसके बाद कई भी अनलिमिटेड शो कर रहा है, इसमें भी कोई एक फिक्स नंबर नहीं दिया है। उसके बाद आ जाइए कुछ में भी फिक्स नंबर नहीं है। अब कुछ कितना फिक्स तो है नहीं, तो जो चीज़ें फिक्स नहीं है वो सब क्या होती हैं? अनिश्चित संख्यावाचक होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? तो नहीं में अब देखिए 10, तो 10 तो फिक्स है, 10 मतलब 10 संख्याएं या 10 नंबर या ऐसे कुछ कह लीजिए। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है?
तो अब देखिए आदमी, तो आदमी जातिवाचक का तो है नहीं, आदमी मतलब एक समूह को दर्शाता है। अब आदमी में जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये एक जाति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? जाति को दर्शाता है। फिर उसके बाद आ जाइए औरत। अब औरत भी एक समूह को दर्शाती है, यानी ये भी एक जाति को दर्शाती है। औरतों का एक समूह कह लीजिए। कोई फिक्स नाम अगर हो जाएगा तो वहाँ पर आपका जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये भी जातिवाचक हो गया। फिर इसके बाद विद्यार्थी। अब विद्यार्थी कौन विद्यार्थी? ये भी एक जाति या एक समूह को दर्शाता है। ये तीनों जो हैं दोस्तों कौन सी संज्ञाएं हो जाएंगी? तो ये तीनों जातिवाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। कौन सी संज्ञा हो जाएंगी? जातिवाचक, क्योंकि एक समूह को दर्शाती हैं, कोई फिक्स नाम यहाँ पर नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो नहीं है। अब देखिए भारत, तो भारत तो एक यूनिक कंट्री का नाम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे आदमी में भी कह लीजिए रमेश, तो रमेश आपका क्या हो जाएगा? रमेश आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। औरत में भी अगर शीला ऐसे कुछ नाम दे देगा तो आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। विद्यार्थी में भी अगर नाम दे दिया, तो जहाँ पर नाम दे दे और एक यूनिक को मतलब नाम दे दे तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो आपका जातिवाचक व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो अब देखिए दोस्तों, कौन सा इसमें होगा? औरत। तत्सम शब्द अब कहते किसे हैं? तो जो शब्द आपके जो है संस्कृत के समान हो उसे क्या कहते हैं? हम तत्सम कहते हैं। और जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हों उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग तद्भव कहते हैं। यहाँ पर दो टाइप के शब्द होते हैं, तत्सम और तद्भव। तो जो तद्भव होते हैं वो संस्कृत से निकले हुए शब्द होते हैं, और जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत के ही रूप होते हैं, उसको हम लोग तत्सम कहते हैं। जैसे आप याद करना चाहें तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि जो गाँव में ज़्यादातर वर्ड यूज होते हैं वो क्या होते हैं? वो ज़्यादातर तद्भव होते हैं। गाँव में ज़्यादातर तद्भव शब्दों को यूज करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप एग्जाम्पल के तौर पर एक ले लीजिए। जैसे आप कह लीजिए अग्नि। अब अग्नि देखिए संस्कृत जैसे लग रहा है कि नहीं? संस्कृत जैसे लग रहा है अग्नि, वहीं पर तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका तत्सम हो जाएगा। उसके बाद अगर कह दिया, अब इसका तद्भव क्या होगा? तो तद्भव इसका क्या होगा? आग। अब गाँव में ज़्यादातर क्या यूज किया करते हैं शब्द को? आग। आग जल रही है ऐसे बोला करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। अग्नि क्या है? तत्सम हो गया, और ये आग क्या हो गया? तद्भव हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? औरत हो जाएगा। बाकी आदमी, विद्यार्थी, भारत, ये सब क्या हो जाएंगे? ये आपके जो है आप तद्भव शब्द हो जाएंगे। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस स्वर में कोई मात्रा नहीं है? तो किस स्वर में नहीं है? अब देखिए ऑप्शन नंबर ए, इसमें जो है कोई मात्रा नहीं है। इसमें तो मात्रा है, बड़ा की मात्रा लगी है, इसमें भी मात्रा है। यानी जो आपके मूल स्वर होते हैं, कौन से? जो आपके मूल स्वर होते हैं उसको जो है क्या कहते हैं? उसमें कोई मात्रा नहीं होती। तो मूल स्वर, ये भी कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ लेता है कि मूल स्वर कितने होते हैं? तो मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? तो हो गया आपका छोटा आ। अब देखिए इसमें कोई मात्रा नहीं है। छोटी ई, क्या हो जाएगा? मूल स्वर क्या हो जाएंगे? 4 मूल स्वर होते हैं। कौन कौन? छोटा आ, फिर उसके बाद छोटी ई, फिर उसके बाद छोटा ऊ, और आपका री। ये सब क्या हो गए? ये आपके मूल स्वर हो गए। इनमें कोई मात्राएं नहीं है। बाकी इन सब में देखिए मात्राएं हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो किस क्षेत्र में स्थित है? मगही में स्थित है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 4 दिन की चांदनी मुहावरे शब्द का अर्थ क्या होगा? थोड़े दिन का सुख। कहते नहीं हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी थोड़े दिन का सुख। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? यथार्थ किस समास का उदाहरण है? अब देखिए यथार्थ में क्या है? पहला पद इसका यथा प्लस अर्थ, इसका जो है क्या बनेगा? संधि विच्छेद बनेगा। तो यथा इसका पहला शब्द क्या हो गया? निपात कह लीजिए या अव्यय कह लीजिए। तो निपात या अव्यय जिसमें पहला शब्द होता है वो क्या होता है आपका? वो आपका अव्ययीभाव होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर
सी इसका सही हो जाएगा। द्वंद्व में बताया था आपको कि दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं और बीच में हाइफन लगा होता है, जैसे राम सीता, राम रावण, ऐसे करके। कर्मधारय में उपमेय उपमान और विशेषण विशेष का जो है भाव होता है, तो ऐसे करके इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मुंह तोड़ शब्द कौन सा समास है? तो मुंह तोड़ कौन सा समास हो जाएगा? तो मुंह तोड़, अब इसको देखिए, मुंह तोड़ में कौन सा, तो अब मुंह तोड़ द्वंद्व तो होगा नहीं, क्योंकि बीच में हाइफन होना चाहिए, दोनों पद प्रधान होना चाहिए। अब बेभाव, अब बेभाव इसमें भी नहीं है। उसके बाद कर्मधारय, यहाँ पर विशेषण विशेष या उपमेय उपमान ऐसा कोई भाव नहीं आ रहा, तो इसका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मुंह को तोड़ने वाला, ऐसे कुछ करके। तो इसका कौन हो जाएगा? तत्पुरुष समास। मुंह तोड़ कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? तो अभी दोस्तों मैं डिस्कस किया था कि जहाँ पर हाइफन शब्द लग जाए या और शब्द, पाप और पुण्य और शब्द छिपा हो, तो वहाँ पर कौन सा होता है? वहाँ पर द्वंद्व समास होता है और इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। पाप और पुण्य दोनों पद प्रधान है, पाप भी मतलब प्रधान है और पुण्य भी प्रधान है, यानी बीच में सस्पेंस बना हुआ है। तो कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, दाजियू कहानी किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? शेखर जोशी की है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जूही की कली किस कवि का प्रथम रचना है? तो किस कवि की प्रथम रचना है? निराला की है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला दोस्तों क्वेश्चन है ऋणा जल और धन जल किसकी रिपोर्टाज है? तो किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी रचना रेणु की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? देखिए, अब मैला आंचल तो रेणु की है। फिर उसके बाद परती कथा, ये भी उन्हीं की है। पलटू बाबू, ये भी उन्हीं की है, यानी देहाती दुनिया ये इनकी नहीं है। अब देहाती दुनिया है किनकी? तो ये शिवपूजन सहाय की है। किनकी है? शिवपूजन सहाय की। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा? तो किस तत्व को कहा इन्होंने? अलंकार को कहा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा है? प्रवज्या, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है? तो अब देखिए, तुम खाओ, आप नॉर्मली इसको समझिए, जैसे यहाँ पर लग रहा है ना कि कोई आपको आज्ञा दे रहा हो। निषेधवाचक कौन सा होता है? जिसमें नहीं मनाही का बोध होता है, वो निषेधवाचक होता है, निषेधवाचक सॉरी। उसके बाद प्रश्नवाचक में क्या होता है कि प्रश्न छिपा होता है, तो यहाँ पर प्रश्न तो हो नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद आज्ञावाचक, तो यहाँ पर तुम खाओ, यहाँ पर आज्ञा का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आज्ञा सूचक। और इच्छावाचक कौन होता है? जहाँ पर हम लोग कामना करते हैं कि तुम, जैसे कहते हैं ना कि तुम 100 साल जियो, तो यहाँ पर क्या हो गया? इच्छावाचक। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हिया का तत्सम शब्द क्या है? तो अब हिया का तत्सम शब्द क्या होता है? इसका हृदय होता है। हिया का तत्सम शब्द हृदय होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अवसाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? प्रयुक्त हुआ है। अवसाद में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो कौन सा हुआ है दोस्तों? अव हुआ है। अब देखिए, उपसर्ग जो होता है जो शुरू का होता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जो प्रत्यय होता है जो लास्ट का होता है उसे प्रत्यय का शब्द होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या पूछा? उपसर्ग, तो उपसर्ग कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब तो है नहीं, अभी भी नहीं, अन भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, दुह प्लस कर किसकी संधि है? तो किसकी संधि है दोस्तों? अब देखिए, यहाँ पर जो है ये अगर चिन्ह लग जाता है तो ये विसर्ग चिन्ह का बोध कराता है। किसका कराता है? विसर्ग संधि का कराता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो है ये चिन्ह आपका खटखट कोड़ा वाले सा में चेंज हो जाएगा, यानी दुष्कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं,
तो प्रैक्टिस से ही हम लोग ज़्यादा सा चीज़ें को डिस्कस कर देंगे और यहीं से आपका बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। जब आप कई बार चीज़ें डिस्कस होंगी तो ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गगनचुंबी का समास विग्रह क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका? गगन को चूमने वाला, यानी अर्थात ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। शेर के कान कतरना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है इसका दोस्तों? प्रभाव स्थापित करना। तो ठीक है दोस्तों, ये तो है हमारे 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। धीरे धीरे दोस्तों हम लोग लेवल बढ़ाएंगे, अभी शुरुआत है, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। धीरे धीरे करके हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल को जो है इंक्रीज करेंगे। प्रैक्टिस से ही यहाँ पर मैं क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जैसे आपका वीडियो में पूछा गया है या लेखपाल में कहीं पूछा गया है, यानी TUP-SSC के एग्ज़ाम से ही निकाल करके क्वेश्चन मैं यहाँ पर लाऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो दोस्तों PDF की लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके और अच्छे से देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।